नमस्कार। टोटल प्रिपरेशन साप्ताहिक करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी दुबे और आइए शुरू करते हैं पिछले सप्ताह की प्रमुख खबरें। हाल ही में जारी हुआ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें सिंगापुर का पासपोर्ट बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। सिंगापुर के नागरिक वीजा के बिना ही 192 देशों में यात्रा कर सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 103 देशों की रैंकिंग है। भारत को टोगो और सेनेगल के साथ सम्मिलित रूप से 80वीं रैंक मिली है। भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पिछली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 85वीं थी। हाल के इंडेक्स में सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का 103वीं रैंक का बताया गया है। अफगानिस्तान के नागरिक मात्र 27 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसे बनाने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट बनाने के लिए देखा जाता है कि किसी देश के पासपोर्ट का उपयोग करके वहां के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 100वें, चीन 63वें, बांग्लादेश 96वें, श्रीलंका 95 और नेपाल 98वें स्थान पर हैं। अब कुछ अंतरिक्ष समाचार। इसरो द्वारा हाल ही में 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को स्पेस में भेजा गया है। इस रॉकेट का पुराना नाम GSLV-3 है। ये रॉकेट 4000 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों को GTO जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में और 8000 किलोग्राम के पेलोड को LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। दरअसल जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वह अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। चंद्रयान 3 के लिए उसी ऑर्बिटर का उपयोग किया जाएगा, इसलिए भी चंद्रयान 3 की लागत कम है। यदि सब कुछ प्लान के अनुसार रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद पर उतरेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाली रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। आपको बता दें कि अब तक केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दूरसंचार विभाग के द्वारा भारत 6G अलायंस B6GA किया गया लॉन्च। इसका उद्देश्य भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना है। आपको बता दें कि भारत 6G अलायंस एक सहयोगी मंच है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। 6G नेटवर्क 5G की अगली पीढ़ी है। यह उच्चतर आवृत्तियों, न्यूनतम लेटेंसी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 1000 Gbps तक की पीक डेटा प्रदान करती है। B6GA भारत 6G विजन के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने का परामर्श पत्र विकसित करेगा। आने वाले दिनों में 6G प्रौद्योगिकी में भारत को मजबूत करने की दिशा में यह एक बेहतर कदम माना जा रहा है। 20 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। गौरतलब है कि वर्ष 1969 में 20 जुलाई को अमेरिका के अपोलो 11 की चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी। इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटी बेस नामक जगह पर कदम रखा था। किसी अन्य ग्रह पर मानव की यह पहली उपस्थिति थी। 9 दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 76/76 पारित किया। इस संकल्प में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देते हुए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार इस बार दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम चंद्र अन्वेषण, समन्वय और स्थिरता है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने जीता 8वीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब।
फाइनल मैच 30 जून को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में 6 देशों ने शिरकत की: भारत, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और हांगकांग। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के कुल 9 संस्करणों में भारत की यह 8वीं जीत है। गौरतलब है कि पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी और इसे वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर भगवान हनुमान को बनाया गया। हाल ही में 12 जुलाई 2023 को थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रारंभ हुई। यह आयोजन एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर किया गया। दरअसल 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेल में भाग लेने वाले एथलीटों के कौशल, टीम वर्क, समर्पण, खेल भावना और प्रदर्शन को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में भारत सहित एशिया के कुल 9 देश जापान, हांगकांग, सिंगापुर, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और फिलीपींस ने हिस्सा लिया। 50 से अधिक भारतीय एथलीट्स ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका समापन 16 जुलाई को हुआ। 5 दिवसीय एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। जापान इसमें शीर्ष पर रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश ने मच्छरों पर काबू पाने के लिए जल में छोड़ी गंबूसिया मछलियां। दरअसल आंध्र प्रदेश मच्छर जनित बीमारियों से ग्रस्त है, इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार कुल 10 मिलियन मॉस्किटो फिश यानी कि गंबूसिया मछलियों को विभिन्न जल स्रोतों में छोड़ रहा है। आपको बताते चलें कि गंबूसिया मछलियां प्रतिदिन 100 से 300 मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं। ये मछलियां मलेरिया नियंत्रण की भूमिका के लिए लोकप्रिय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली गंबूसिया मछलियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने विश्व के 100 सबसे खराब आक्रामक विदेशी प्रजातियों में शामिल किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मछलियां जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर सकती हैं। चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के मच्छर प्रभावित क्षेत्रों के जल स्रोतों में भी गंबूसिया मछलियों को छोड़ा जा रहा है। भारत सरकार गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का कर रही है विकास। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण समुद्री विरासत को दुनिया के सामने लाना है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत इस पर कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि इस परिसर में विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय, विश्व की सबसे बड़ी खुली जलीय गैलरी और भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक संग्रहालय भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ 2400 ईसा पूर्व के बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। लोथल भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। फिलहाल इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के टेंटेटिव लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है। पर्यटकों के लिए लोथल आकर्षण का केंद्र रहता है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन हुआ आयोजित। भारत इस संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य है। इस सम्मेलन में ईरान को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस सम्मेलन की केंद्र बिंदु नई दिल्ली घोषणा रही। इसके तहत आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी समूहों से निपटने के लिए SCO के सदस्य देश तत्पर रहेंगे। आपको बताते चलें कि SCO के सदस्य देशों में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान शामिल हैं। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इस बार SCO की अध्यक्षता भारत ने की है। भारत ने SCO के अंदर 5 नए स्तंभों, स्टार्टअप्स और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझी बौद्ध विरासत को जोड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। हाल ही में ओडिशा मंत्रिमंडल ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रस्तावना को दी मंजूरी। कुई भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। यह ओडिशा के कोंध अथवा कंध जनजाति के द्वारा बोली जाती है। इस भाषा की लिपि उड़िया है। कुई भाषा की बोलियां खोंडी और गुस्साई है। गौरतलब है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया जाता है। मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थीं। अभी इन भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। किसी भाषा को जब संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है तब उन्हें कई लाभ प्राप्त होते हैं।
और उस भाषा के साहित्य, कला, संस्कृति के संरक्षण का कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर हो जाता है। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, जबकि 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने किया कमाल। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा भारत। 3 जुलाई से 11 जुलाई 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल नैन में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 76 देशों के कुल 293 छात्रों ने हिस्सा लिया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले भारत खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और जूनियर साइंस में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 की मेजबानी कजाकिस्तान करेगा। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बना सूरत डायमंड बोर्स। अमेरिकी सुरक्षा विभाग के पेंटागन कार्यालय परिसर को इसने पीछे छोड़ा। यह कार्यालय 21 नवंबर 2023 से काम करना शुरू करेगा। इस कार्यालय परिसर के वास्तुकार श्री मनित रस्तोगी हैं। यह कार्यालय परिसर 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इसका क्षेत्रफल 6.7 मिलियन वर्ग फुट है। गौरतलब है कि सूरत में विश्व के 90% हीरे तैयार किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार विश्व के 15 में से 14 हीरों को अंतिम रूप सूरत में ही दिया जाता है। अगला समाचार, मरियम वेबस्टर के द्वारा गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। गैस लाइटिंग का अर्थ विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को व्यापक रूप से गुमराह करने का कार्य या अभ्यास है। इसका आशय कॉरपोरेट चालबाजी, मनोवैज्ञानिक तौर पर धोखा देना, किसी व्यक्ति के साथ छल करते हुए या उस पर हावी होते हुए वास्तविकता पर सवाल करना है। दरअसल गैस लाइट के माध्यम से यह शब्द 1938 में ही अस्तित्व में आ गया था। गैस लाइट एक नाटक है जिसे पैट्रिक हैमिल्टन ने लिखा है। इस नाटक पर 1940 के दशक में 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। आपको बताते चले कि वर्ड ऑफ ईयर की रेस में ओलिगार्च, ओमिक्रॉन, कोडिफाई, क्वीन कंसर्ट और रेड जैसे शब्द भी शामिल थे। तमिलनाडु के आथूर पान को मिला GI टैग। हाल ही में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आथूर गांव में आथूर पान के पत्तों को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम द्वारा GI टैग दिया गया। गौरतलब है कि आथूर पान मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग मंदिरों, गृह प्रवेश और शादियों में किया जाता है। आथूर पान की खेती में थमिराबरानी नदी का जल इस्तेमाल किया जाता है। इस पान के पत्तियों की विशेषता उनके लंबे डंठल हैं। इस दृष्टिकोण से ये 3 अलग अलग किस्मों के होते हैं, नट्टू कोडी, करपूरी और पचय कोडी। दरअसल किसी भी वस्तु के लिए GI टैग बहुत ज़रूरी होता है। ये टैग बताते हैं कि प्रोडक्ट किस जगह का है, यानी ये टैग ही प्रोडक्ट की पहचान होते हैं। GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य क्षेत्र होता है। किसी प्रोडक्ट को एक खास भौगोलिक पहचान मिल जाने से उस प्रोडक्ट के उत्पादकों को उसकी अच्छी कीमत मिलती है। इसका फायदा ये भी है कि अन्य उत्पादक उस नाम का इस्तेमाल कर अपने सामान की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। भारत में GI टैग देने की जिम्मेदारी चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री की है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।